अनुपम बूढ़ा पैदा हुआ था, अक्षय बूढ़ा पैदा हुआ है। कहता कि जो है यही है, वही के देखता है और कहता है कि तेरे चेहरे की झुर्रियों में मेरे जीवन का सारांश है। मैं लोगों को ये हक नहीं देना चाहता कि वो डिसाइड करें कि आप मुझे वेटरन बुलाएं, लेजेंड बुलाएं, थेस्पियन बुलाएं। चीन के एक बहुत बड़े विद्वान थे कॉन्फ्यूशियस। वो कहते हैं कि वो बूढ़े पैदा हुए थे, उनके बारे में ये कहते थे। तो कुछ रूहें बूढ़ी ही होती हैं। मेरी नानी बोलती थी तेरी बूढ़ी रूह है। अनुपम बूढ़ा पैदा हुआ था, अक्षय बूढ़ा पैदा हुआ है। क्योंकि इसकी मैंने जब पहली शॉर्ट फिल्म देखी थी तो उसमें बिल्कुल इसी किस्म की एक शिद्दत से एक तकलीफ थी अपने सीनियर सिटीजन्स को लेकर। और हमने जब बनाई थी तो हम वाकई जूझ रहे थे, मैं पर्सनली एज अ राइटर डायरेक्टर, ये इशू ऑफ लॉस जो इरिवर्सिबल है, और ये जो धारणाएं हमारे मुल्क में हैं, हमारे दुनिया में है कि क्या पूर्ण जन्म है, और एक व्यक्ति जो बोलता है नहीं ये जो है यही है, और जो कहता है कि जो है यही है वही के देखता है और कहता है कि तेरे चेहरे की झुर्रियों में मेरे जीवन का सारांश है। राइट। तो अक्षय ने जो फिल्म बनाई है वो जो उस व्यक्ति की बनाई है जो इस जीवन में स्वर्ग क्रिएट करता है। क्योंकि हम मौत से तो समझौता कर लेते हैं मगर ज़िंदगी को गले लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और 69 तक जब आप पहुंचते हैं तो कहीं पर आपके अंदर वो ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है और आप सिनिकल हो जाते हैं। मगर वो जो एक जेस्ट फॉर लाइफ जिसको बोलते हैं, वो एक तड़पता हुआ दिल जो अनुभव करना चाहता है, जो शामिल होना चाहता है, वो इसकी पर्सनल ज़िंदगी में है। और इसलिए अक्षय ने उसको बहुत कामयाबी से अपने पर्दे पे उतारा। पहली बात तो भट्ट साहब इतना अच्छा बोलते हैं कि इसके बाद कुछ बोलना बेमानी लगता है। और क्योंकि क्या है, थॉट प्रोसेस सबके जहन में होते हैं, पर उनको शब्दों में ढाल के और जवाब बनाना, और ऐसा जवाब जो बिल्कुल दिल से निकलता है, वो बहुत मुश्किल है। बट थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू। आप पहली बात तो हमारे इस इंटरव्यू में जुड़े, आपने ऑलरेडी इसकी साख बढ़ा दी, इसकी आँच को थोड़ा और तेज़ कर दिया, मेरे और अक्षय की आँच को। विजय 69 मेरी खुद की पैरेलल लाइफ की जद्दोजहद की कहानी है। हालांकि मेरी उपलब्धियां बहुत हैं, मैंने बहुत कुछ कमाया है पिछले 40 सालों में, मगर मैं लोगों को ये हक नहीं देना चाहता कि वो डिसाइड करें कि आप मुझे वेटरन बुलाएं, लेजेंड बुलाएं, थेस्पियन बुलाएं। उनका ये आई एम श्योर, मैं ये नहीं बिटरली नहीं कह रहा हूँ कि वो मानते हैं, मगर ये एक ढर्रा है, एक मोल्ड में डाल दिया। अब इनको बोल दो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले लो और आप जाके सनसेट की तरफ चलना शुरू कर दो। मैं ऐसा सोचता ही नहीं। मुझे लगता अब तो मैं असली काम अब कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन का बेस्ट काम अब कर रहा हूँ, वो चाहे सिग्नेचर हो और या विजय 69 हो, और क्योंकि मैं अपना काम डिफ़िकल्ट बना रहा हूँ। सो आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना, आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू। सो दैट एस्पेक्ट विद विजय 69, विजय मैथ्यू की लाइफ से जो जुड़ी कहानी थी कि वो कहता है कि मुझे ट्रायथलॉन लड़ना है, आप क्यों मुझे रोक रहे हो भाई। भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मेरा भी खून निकलता है, मेरा भी पसीना आता है, मुझे भी तकलीफ होती है, आप मुझे उस पार्टी से अलग क्यों कर रहे हो। तो इसलिए जैसे मैंने उनकी 2 लाइनें सुनी कहानी की, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ ये फिल्म। और बिकॉज मेरी माँ कहती थी कि चावल गल गया है कि नहीं, उसको देखने के लिए पूरा चावल नहीं, एक दाना देखना होता है। और उनकी आंखों में मुझे एक व्यथा नज़र आई जो मुझे बहुत पैरेलल लगी, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट फिल्म बनाई थी शायद वो उनके हिसाब से नहीं चली। तो इनका जीवन का मकसद था मैं प्रूव करके रहूँगा कि मेरे में काबिलियत है, मेरा दिल बहुत धड़कता है। आई थिंक आई टैप दैट। तो मैंने कहा ये आदमी कमाल की फिल्म बनाएगा। फिल्म तो कहानी तो बहुत अच्छी है, बिकॉज हम दोनों साथ में बहुत रोए, कहीं ना कहीं जब जुड़ते थे तो सीन पढ़ते थे तो रोते थे हम। बिकॉज बिना शर्म के आदमी बोलते हैं कि अरे मर्द लोग कैसे रोते हैं, जो मर्द ही रोते नहीं है, मर्द ही रोता होते है। हैं। सो आई थिंक दैट वाज, आई हैड टू डू दिस फिल्म। और आज इसकी कामयाबी, इसके बारे में लोगों की पसंद, मुझे देश विदेश सब जगह से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 5-5 बार, अभी एक महिला मुझे मिलने आ रही है, वो 4 बार देख चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि हर इंसान को अपने अंदर में लगता है कि यार ये मैं ये कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। ये
रीज़न था इसको करने का। अब अनुपम सर ने जो बोला है ना कि ये भट्ट साहब के बाद बोलना मुश्किल है, अब मेरे लिए तो डबल मुश्किल हो गया है। ये भट्ट साहब ने भी बोल लिया, अब सर ने भी इतनी अच्छी बात बोली। बट बिफोर आई आंसर, मुझे एक बात बोलनी है। फर्स्ट आई वांट टू थैंक भट्ट साहब फॉर बीइंग हियर। इन्होंने जो सालों पहले मुझे एक कॉन्फ्रेंस और अप्रिसिएशन दिया था, आज फिर हिज रीडिंग ऑफ द फिल्म इज़ सो टचिंग फॉर मी। एंड जो एक बड़े अस्ट्यूट और इवॉल्व माइंड और फिल्म मेकर होते हैं भट्ट साहब जैसे, वो आप ही की फिल्म में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि शायद आपको उसमें एक और लाइट शाइन हो जाता है। कि इन्होंने जो बोला ना सर ने अभी कि एवरीवन इज लुकिंग फॉर रेलेवेंस, एवरीवन, इफ यू राइट फ्रॉम 15 to 95, सबको रेलेवेंस चाहिए। मैं कौन हूँ, एम आई इम्पोर्टेंट, डू आई मैटर? तो इसलिए शायद लोगों को कनेक्ट कर रही है। और ये क्लैरिटी मुझे भट्ट साहब की पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मिली है। मेरे लिए तो क्या थी फिल्म कि हमने क्या सोचा था हम बनेंगे और हम सच में क्या बन गए, सबकी यही कहानी है। पर भट्ट साहब ने जो क्लैरिटी से वो बोला है और जो सर ने पिकअप किया है कि जो कॉमेडी है फिल्म में, जो लाइट मोमेंट्स है, वो हमने एज अ वेसल यूज़ किया है। फ्रिवलिटी नहीं चाहिए था हमारे माइंड में। इट्स अ वेसल टू ब्रिंग द ऑडियंस इन and to speak about something deeper. Yeah. And I'm so grateful that Bhatt Saab has caught on to that, spoken about that. It means a lot to me. अनुपम सर की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है, वो आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। कि जो सर ने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, जो सर ने कमिटमेंट दिखाई है फिल्म को, नॉट जस्ट फिजिकल, सब फिजिकल की बात कर रहे हैं, मैं इमोशनल कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं डेप्थ की बात कर रहा हूँ, मैं जो कैरेक्टर सीन में घुसने की बात कर रहा हूँ, वो जो सर ने दिया है, आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल। सो इट्स, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। मुझे जो फ़ोन्स और मैसेजेस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे कि मैं बहुत हंसा, फिर मैं बहुत रोया। ये मेरे पापा की कहानी है, ये मेरे दादाजी की कहानी है, ये मेरी मम्मी की कहानी है। सो दैट कनेक्शन दैट द ऑडियंस इज़ फीलिंग, दैट मेक्स मी हैप्पी, दैट मेक्स मी फील कि जो हमने सोचा था, जो सर ने और मैंने सोचा था, वो बात कम्युनिकेट हुई, वो किसी डीपर लेवल पे लोगों को जाके लगी।